तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 10th केमिस्ट्री मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। वो सारे क्वेश्चन जो पिछले कुछ सालों में सीबीएसई ने आपसे पूछा है। आपको ये वीडियो देखकर, ये क्वेश्चन का कलेक्शन देखकर समझ में आएगा कि सीबीएसई इस टॉपिक पर, इस चैप्टर से किस तरह के क्वेश्चन को पूछता है और कैसा क्वेश्चन आने वाला है आपके अपकमिंग एग्जाम में, ताकि आप अपने आप को उसी के अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर पाओ और अपने आप को देख पाओ कि अभी और कितना प्रिपरेशन करना बाकी है, ताकि आपका बोर्ड एग्जाम में एक अच्छा, एक बेहतरीन नंबर आ सके। तो शुरुआत करते हैं इस जर्नी को एक बेहतरीन क्वेश्चन के साथ में, बिना टाइम वेस्ट किए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने फ्रेंड्स को रेफर कर देना, ताकि उनका भी कुछ जन कल्याण हो सके और आपका पाप थोड़ा बहुत कट सके। तो हमारे पास ये क्वेश्चन दिया गया है और पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एम्फोट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, हमसे पूछा गया है कि चार ऑप्शन में से कौन सा स्टेटमेंट, कौन सा ऑप्शन सही है, किसके लिए, एम्फोट्रिक ऑक्साइड के लिए। तो सबसे पहले समझते हैं एम्फोट्रिक ऑक्साइड होता क्या है, पहले ये जानना होगा। एम्फोट्रिक ऑक्साइड का मतलब समझिए, जैसे नॉर्मली मेटल्स के जो ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। ठीक है, मेटल्स के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। बट कुछ कुछ ऐसे भी मेटल्स हैं जिनके ऑक्साइड्स बेसिक होने के साथ साथ एसिडिक नेचर के भी होते हैं। तो एम्फोट्रिक ऑक्साइड का मतलब होता है कि मेटल्स का ऑक्साइड विच कैन बिहेव लाइक एसिड एज वेल एज बेस। अब इसका मतलब यह हुआ कि वो मेटल का ऑक्साइड या तो एसिड, मतलब एसिड के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं और बेस के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जब कोई मेटल का ऑक्साइड एसिड के जैसा बिहेव कर रहा है तो मेटल के बेस के साथ बिहेव करेगा। जब कोई मेटल का ऑक्साइड एसिड के जैसा बिहेव कर रहा है तो वो बेस के साथ रिएक्ट कर सकता है, और जब कोई मेटल का ऑक्साइड बेस के जैसा बिहेव कर रहा है तो वो एसिड के साथ रिएक्शन कर सकता है। यानी कि दोनों ही केस में वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देगा। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, जब एसिड और बेस आपस में कनेक्ट होते हैं, रिएक्ट होते हैं, तो सॉल्ट के साथ साथ H2O का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, जैसे कुछ मेटल के ऑक्साइड है, बड़ा फेमस है, आपको 10th में मिल जाएगा। नॉर्मली Al2O3 एल्यूमिनियम का ऑक्साइड, अगर हम बोल रहे हैं कि ये एसिड के जैसा बिहेव करेगा और बेस के साथ भी बिहेव करेगा, तो जब हम इसका रिएक्शन करवाते हैं HCl के साथ, अब हम HCl के बारे में जानते हैं कि ये क्या है, खुद एक एसिड है। यानी कि ये Al2O3 जब HCl के साथ रिएक्शन करेगा तो ये खुद कैसा बिहेव करेगा, एज अ बेस। ठीक है, जब बेस के जैसा बिहेव करेगा और एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, सॉल्ट, वो बनेगा AlCl3 प्लस में H2। ठीक है, देखो बैलेंस नहीं कर रहा, बैलेंस कर लेना। आपको यहां पर क्या दिखा, प्रोडक्ट में सॉल्ट, ये क्या बना, ये बना आपका सॉल्ट और ये बना वाटर। अगर हम यही बोले कि इसी Al2O3 को लेते हैं, बेस के जैसा रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है, तो Al2O3 जब ये बेस के साथ में रिएक्शन करेगा तो ये तो NaOH तो क्या है, एक बेस है। तो Al2O3 इसके साथ अपना कैसा नेचर शो करेगा, एसिड वाला नेचर शो करेगा, और एज अ रिजल्ट फिर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा और यहां पर बनेगा NaAlO2 प्लस में H2O। इसका क्या नाम होता है, इसका नाम होता है सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। तो आपको एक एग्जांपल मिला क्या, Al2O3 इज एन एग्जाम्पल ऑफ एम्फोट्रिक ऑक्साइड। आपको कुछ और ऑक्साइड्स भी मिल सकता है एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे ZNO। ये ZNO भी रिएक्ट कर सकता है एसिड के साथ भी और बेस के साथ भी, मतलब एम्फोट्रिक नेचर रखता है। तो ये रहा डिटेल्स थोड़ा सा किसके बारे में, एम्फोट्रिक ऑक्साइड के बारे में। अब ऑप्शन को मैच करते, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, ए ऑप्शन बोल रहा है कि इट रिएक्ट्स ओनली विथ एसिड, तो यहीं पर ये गलत हो गया। हमने देखा कि एम्फोट्रिक ऑक्साइड एसिड के साथ भी रिएक्ट कर सकता है और बेस के साथ भी रिएक्ट कर सकता है, तो पहला स्टेटमेंट ऐसे ही गलत। दूसरे स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है कि इट रिएक्ट्स विथ एसिड एज वेल एज बेस, बढ़िया है। टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, नहीं, सॉल्ट तो बना रहा है लेकिन क्या बन रहा है साथ में, वाटर बन रहा है, वाटर, नॉट अ हाइड्रोजन गैस। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है,
सी स्टेटमेंट देखते हैं, इट रिएक्ट्स विद एसिड एज वेल एज बेस, सही बात है, टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, ये स्टेटमेंट अपना क्या है, सी वाला स्टेटमेंट सही है। फिर भी ऑप्शन डी को वेरीफाई कर लेते हैं, इट रिएक्ट्स ओनली विद बेस, फिर ये गलत हो गया, ये बेस के साथ ही नहीं एसिड के साथ भी रिएक्शन करेगा। तो ओवरऑल आपको देखने को मिला कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, ऑप्शन सी है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, ए स्टूडेंट वाइल परफॉर्मिंग ए मैग्नीशियम रिबन, बर्निंग अ मैग्नीशियम रिबन इन एयर, कलेक्टेड प्रोडक्ट इन अ वेट वॉच ग्लास, द न्यू प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड वाज। ठीक है, सबसे पहले इक्वेशन देखते हैं क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि एक स्टूडेंट है जो कि मैग्नीशियम के रिबन को कर रहा है एयर के प्रेजेंस में बर्न, जला रहा है। आप ध्यान रखिएगा कि मैग्नीशियम अगर उसका पैकेट पहले से ही फटा हुआ है तो आपको जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को रब करना पड़ेगा, थोड़ा सा उसको साफ करना पड़ेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम एक रिएक्टिव मेटल होता है और वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कांटेक्ट में आ चुका है। जैसे हमने उसको उसके पैकेजिंग को फाड़ा तो वो ऑक्सीजन के साथ में, हवा के साथ में क्या हो गया, आ गया, कांटेक्ट में आ गया, जिसके वजह से उसके ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके उसके लेयर पे, मतलब मैग्नीशियम रिबन के सरफेस पर क्या बन चुका है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक लेयर, जो कि उसको स्मूथ बर्निंग में क्या करेगा, रुकावट पैदा करेगा, रोकेगा उसको। ठीक है, तो इसीलिए उस लेयर को हटाना जरूरी है बिफोर बर्निंग। तो हम क्या करते हैं, मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले साफ करते हैं। रीजन आपको पता चल गया क्यों, क्योंकि होता क्या है कि उसके ऊपर जो डिपॉजिटेड लेयर है ऑक्साइड का, उसको हटाना पड़ता है। ठीक है, बिकॉज इट इनहिबिट्स द फर्दर बर्निंग। ठीक है, एनीवे तो हमने क्या बोला कि अब जैसे हमने रब कर दिया तो हमारे पास मिल गया है, देखो तो Mg मिल गया है, प्योर में Mg और ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करेगा तो ये बनाएगा मैग्नीशियम का ऑक्साइड। ये जब बर्न होता है तो व्हाइट डीजलिंग फ्लेम के साथ में जलता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होता है व्हाइट कलर का पाउडर होता है, व्हाइट पाउडर। अब ध्यान से समझोगे, ये मेटल का ऑक्साइड है तो मैग्नीशियम के मेटल के ऑक्साइड किस नेचर का होगा, बेसिक नेचर का होगा। ठीक है, कैसा नेचर होगा, बेसिक नेचर है। अब ये यहां पर हमको प्रोडक्ट बन चुका है। ठीक है, जैसे हमने मैग्नीशियम का बर्निंग कराया एयर के प्रेजेंस में तो हमें ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बर्न हो गया, और इसी मैग्नीशियम ऑक्साइड को हमने लिया है वेट वॉच ग्लास में। वेट वॉच ग्लास का मतलब क्या होता है समझ लो। वेट वॉच ग्लास का मतलब होता है कि उस वॉच ग्लास पर कुछ ना कुछ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। ठीक है, यानी कि जब उसमें हम लेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड को, देखो तो जब इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को उस वॉच ग्लास में लेंगे तो वॉच ग्लास का पानी यानी वाटर उसके साथ रिएक्शन करेगा और रिएक्ट करके क्या बना देगा, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। यानी कि ये एक क्या हो गया, बेसिक सॉल्यूशन हो गया। ये एक बेसिक सॉल्यूशन होता है क्योंकि ये खुद बेस है, तो बेस का वाटर में सॉल्यूशन हुआ ना तो बेसिक सॉल्यूशन बन गया। ठीक है, एनीवे तो फाइनली क्या बना, इसका क्या नाम होगा, केमिकल नेम होगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। आप ऑप्शन में मैच करो किधर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दिया है, तो ऑप्शन सी, ऑप्शन सी में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन भी क्या होगा, सी होगा। ऑप्शन ए में मैग्नीशियम ऑक्साइड दिया है जस्ट आपको कंफ्यूज करने के लिए। अगर यहां पर वेट वॉच ग्लास के जगह पर ड्राई होता या फिर सिर्फ वॉच ग्लास होता, समझिए सिर्फ वॉच ग्लास होता या फिर ड्राई वॉच ग्लास होता तो यानी कि वाटर उसमें नहीं होता। जब वाटर नहीं होता तो मैग्नीशियम ऑक्साइड ग्लास के साथ थोड़ी रिएक्शन करेगा, शीशे के साथ रिएक्शन नहीं करता है। ठीक है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड रिमेन रहता है मैग्नीशियम ऑक्साइड में। उस केस में आपका ऑप्शन ए सही होता, बट यहां पर वाटर है इसीलिए ये ऑप्शन सही नहीं होगा। बी ऑप्शन मैग्नीशियम कार्बोनेट ये भी नहीं होगा। सी तो अपना सही हो गया, और मैग्नीशियम क्लोराइड तो है ही नहीं, क्लोरीन तो कहीं है ही नहीं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, आप देखो, द पेयर्स इन विच शोज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन,
यानी कि यहां पर 4 रिएक्शन दिए गए हैं 1 2 3 4 और इन चारों रिएक्शन में आपको बताना है कि कौन कौन सा पेयर, कौन कौन सा स्टेटमेंट सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को शो करेगा। यहां पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सिर्फ दिया गया है, इसका मतलब है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। या तो दे सकता है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या तो सिर्फ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि अगर जब उसे पूछना होगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो वो प्रॉपर लिखेगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अदरवाइज सिर्फ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है तो आपको सिर्फ कंसीडर करना है सिंगल। ठीक है, और सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है देखो तो जरा थोड़ा प्रॉपर देखते हैं। ए बी सी यानी कि एक एलिमेंटल फॉर्म और एक मेटल का सॉल्यूशन या फिर ऑक्साइड फॉर्म हो गया या फिर उसका सॉल्ट सॉल्यूशन हो गया। अब हम बोल रहे हैं कि ए एक मेटल है, बी एक मेटल है और ए अगर बी से ज्यादा है तभी ये ए बी को हटा देगा और ए के साथ खुद क्या हो जाएगा, लग जाएगा और बी क्या हो जाएगा, अलग। ठीक है, अगर ये होगा तो ही रिएक्शन होगा, अगर ऐसे हुआ ए लेस रिएक्टिव निकला बी से तो ये रिएक्शन नहीं होगा। तो हमें ढूंढना क्या है, आप देख लो कि पता करना है कि ये ए जो है डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स है यहां पे और बी जो है यहां पर भी डिफरेंट मेटल्स है, तो ए रिएक्टिव ज्यादा होना चाहिए कंपेयर टू बी। इसीलिए हमने यहां पर रिएक्टिविटी सीरीज को प्रॉपर लिख दिया है, आपको ये याद रहना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन पर आते हैं। देखो पहला ऑप्शन क्या दिया है, पहला ऑप्शन में दिया है NaCl प्लस कॉपर, यानी कि कॉपर हो गया ए और NaCl। तो अभी ए और बी हमने जो लिखा था उस ए और बी में ए हो गया कॉपर और बी हो गया NaCl। तो कॉपर को ज्यादा रिएक्टिव होना पड़ेगा NaCl से ना, तभी रिएक्शन होगा ना। लेकिन देखो तो कॉपर है यहां पे, सोडियम है यहां पे। ठीक है, तो सोडियम ज्यादा रिएक्टिव हो गया कॉपर से, तो कॉपर डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा सोडियम को, तो ये रिएक्शन होगा ही नहीं, ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा ही नहीं। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट को देखते हैं। दूसरा स्टेटमेंट में क्या है, AgNO3 सॉल्यूशन एंड कॉपर मेटल, अगेन कॉपर मेटल प्लस में AgNO3, अगेन यहां पर किसके किसके बीच में लड़ाई होगा, तो कॉपर और सिल्वर। अगेन देखते हैं, देखो तो कहां पे है, देखिए ध्यान से, कॉपर है यहां, सिल्वर है यहां, यानी कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर, तो आसानी से रिएक्शन हो जाएगा और ये कॉपर क्या करेगा, सिल्वर को हटा देगा और बनाएगा CuNO3 होल ट्वाइस प्लस में Ag, यानी कि ये वाला रिएक्शन होगा, ये वाला रिएक्शन होगा। सिमिलरली देखते हैं थर्ड स्टेटमेंट में क्या दिया है। थर्ड में दिया है Al2SO4 होल थ्राइस, यानी एल्यूमिनियम सल्फेट का सॉल्यूशन विथ मैग्नीशियम। तो ये रहा आपके पास मैग्नीशियम और ये रहा एल्यूमिनियम सल्फेट। अगेन आप कंपेयर करा लो रिएक्टिविटी ऑर्डर बिटवीन द मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम। देखो मैग्नीशियम यहां पर है, ऊपर है और उसके नीचे में है एल्यूमिनियम, यानी मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन एल्यूमिनियम। तो मैग्नीशियम क्या करेगा, एल्यूमिनियम को उसके सल्फेट से हटा देगा और बना लेगा मैग्नीशियम सल्फेट प्लस में एल्यूमिनियम मेटल। ठीक है, यानी कि ये रिएक्शन भी सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। ठीक है, ऑप्शन 4 में क्या दिया है, ZnSO4 जिंक सल्फेट प्लस आयरन। देखो तो आयरन ये है और ZnSO4 ये है, तो अब यहां पर किसके किसके बीच रिएक्शन होगा, यानी जंग चलेगा रिएक्टिविटी ऑर्डर वाइज Fe और Zn के बीच, Fe और Zn के बीच। देखो Fe है कहां, Fe यानी आयरन यहां पर है और Zn है ऊपर, यानी कि रिएक्शन होने के लिए आयरन को ज्यादा रिएक्टिव होना था किससे, जिंक से, लेकिन ये तो उल्टा है, यहां पर जिंक ज्यादा रिएक्टिव है आयरन से ना, तो ये रिएक्शन भी नहीं होगा। यानी कि हमने देखा कि सिर्फ और सिर्फ सेकंड वाला रिएक्शन हो रहा है और थर्ड वाला रिएक्शन हो रहा है। तो कौन सा स्टेटमेंट होगा, पहला ऑप्शन में तो सिर्फ थर्ड लिखा है, ये नहीं होगा, ये होगा लेकिन सिर्फ यही नहीं होगा। ठीक है, बी में सेकंड एंड थर्ड दिया है, यानी कि ये रिएक्शन, ये ऑप्शन सही है। सी में क्या दिया है, थर्ड एंड फोर्थ, नहीं थर्ड तो हो रहा है लेकिन फोर्थ नहीं हो रहा है, इसलिए ये ऑप्शन गलत। 1 एंड 2 तो हो रहा है लेकिन 1 नहीं हो रहा है। सो ओवरऑल इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर दिख रहा है वो होगा ऑप्शन बी। आई होप ये समझे होगे। ठीक है,
हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई पोटेशियम केप्ट इमर्ज इन किरोसिन। ठीक है, ध्यान दोगे, बोल रहा है कि पोटेशियम मेटल को हम लोग किरोसिन में स्टोर करके क्यों रखते हैं, ये स्टेटमेंट है, ये क्वेश्चन है। आपको पता होना चाहिए कि सोडियम पोटेशियम जैसे जो मेटल्स हैं ये हाईली रिएक्टिव होते हैं, और जब ये हवा में या फिर पानी के कांटेक्ट में आते हैं, एयर के, वाटर के कांटेक्ट में आते हैं, तो ये बहुत ही विगरसली, बहुत वायलेंटली रिएक्शन करते हैं, और एज अ प्रोडक्ट में क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस भी बनता है, सॉल्ट या फिर ऑक्साइड प्लस में हाइड्रोजन गैस बनेगा। जब हाइड्रोजन गैस बनेगा तो हाइड्रोजन गैस आपको पता होता है कि वो क्या होता है, हाईली फ्लेमेबल चीज होता है, और ये जो प्रोसेस होता है, ये प्रोसेस में एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, और इस प्रोसेस में इतना हीट रिलीज होता है, एक्सोथर्मिक माने हीट रिलीज होता है, तो इसमें इतना हीट रिलीज होता है कि वो हाइड्रोजन गैस जो बना ना उसको जलाने लगता है। यानी कि ओवरऑल हमको क्या दिखता है कि जलता हुआ कुछ चीज, यानी कि जैसे ही सोडियम और पोटेशियम को एयर या फिर वाटर के कांटेक्ट में रखते हैं तो वो रिएक्ट करता है बहुत ही विगरसली, बहुत ही वायलेंटली, एंड इवन इट कैन कैच फायर। तो इस चीज से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको किरोसिन में रखते हैं, और किरोसिन के साथ में सोडियम पोटेशियम जैसे मेटल रिएक्शन नहीं करते हैं। वही स्टेटमेंट हम यहां पर लिखे हैं। आप जब ये क्वेश्चन आएगा, ऐसा क्वेश्चन आया, तो आपको सेम टू सेम स्टेटमेंट लिख देना है। ठीक है, क्या है, सोडियम, देखो यहां पर स्टेटमेंट में क्या है, पढ़िए, सोडियम एंड पोटेशियम आर एक्सट्रीमली रिएक्टिव मेटल। सही बात है, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर में यही दोनों तो आते हैं, एंड हाईली फ्लेमेबल। ठीक है, सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट वायलेंटली विद ऑक्सीजन, CO2 एंड मॉइस्चर, जो कि एयर में प्रेजेंट है। ठीक है, यानी कि Na और पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम एयर के साथ में बहुत ही वायलेंटली रिएक्शन करते हैं और फायर कॉज करते हैं। ठीक है, इसीलिए सोडियम पोटेशियम को हम लोग कहां रखते हैं, किरोसिन में। और किरोसिन में क्यों, क्योंकि वो रिएक्शन मतलब नहीं करते हैं उसके साथ में। ठीक है, और पोटेशियम, सिल्वर, पोटेशियम और सोडियम किरोसिन में होने के कारण से ऑक्सीजन का उसके साथ में कांटेक्ट खत्म हो जाता है, यानी मॉइस्चर नहीं मिल पाता है, तो रिएक्शन फिर नहीं हो पाता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर, सही स्टेटमेंट आपको यही लिखना है एग्जाम में, इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस योर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, गिव रीजंस। ठीक है, गिव रीजन। पहला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व्ड व्हेन मोस्ट ऑफ द मेटल रिएक्ट्स विथ नाइट्रिक एसिड। आपको पता है कि जब भी एक मेटल, क्वेश्चन समझ में आया, कि जब एक मेटल किसी भी मतलब एसिड के साथ में रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, लेकिन जब मेटल नाइट्रिक एसिड के साथ में रिएक्शन करते हैं तो हाइड्रोजन गैस नहीं बनता है। ठीक है, तो क्यों ऐसा, आपको पता है कि जब मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक, बट नाइट्रिक एसिड का केस थोड़ा सा अलग है। आप समझो, जैसे हम बोल रहे हैं, मान लिया जाए कि जिंक प्लस HNO3, तो ये क्या फॉर्म करता है, ZnNO3 होल ट्वाइस प्लस में NO गैस और H2O। सुनोगे ध्यान से, हम जो बोल रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं ना कि नाइट्रिक, इसको बैलेंस आप कर लेना। ठीक है, ये नाइट्रिक एसिड जो है ये है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नाइट्रिक एसिड क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब ये दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा और खुद रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, आप समझो, जिंक यानी मेटल, नाइट्रिक एसिड यानी एसिड, जब रिएक्शन करता है तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बना होगा, रिएक्शन के दौरान हाइड्रोजन गैस बना होगा, H2 बना होगा, लेकिन जैसे ही H2 बना वैसे ही ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विच इज नाइट्रिक एसिड अपना नेचर दिखाया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का नेचर दिखाया, और इसने क्या किया, अपने में से ऑक्सीजन को उठा के, देखो ये HNO3 में से हाइड्रोजन तो चला गया यहां पे, कैसे हुआ, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। क्यों, क्योंकि मेटल्स जो है हाई रिएक्टिव होते हैं, किससे, हाइड्रोजन से, तो वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देते हैं और क्या बना देते हैं, जिंक यानी मेटल प्लस नाइट्रेट का सॉल्ट।
तो ये हाइड्रोजन जो गैस बन रहा है वो हाइड्रोजन गैस कहां का होता है, वो हाइड्रोजन होता है एसिड का, यानी कि HNO3 से H तो निकल गया H2 के फॉर्म में, ठीक है, H निकल गया किसके फॉर्म में, H2 के फॉर्म में। अब जब NO3 बचा वो अपना ऑक्सीडाइजिंग नेचर दिखाएगा और क्या करेगा, अपना ऑक्सीजन लेके इसमें डाल देगा, यानी कि दूसरे को ऑक्सीडाइज कराया तो इसके साथ में ऑक्सीजन को जोड़ दिया और बना दिया ओवरऑल वाटर, ठीक है। और तब इसका खुद का एक ऑक्सीजन कम हो जाएगा, यानी इसका खुद का रिडक्शन हो जाएगा, और जैसे ये रिड्यूस होगा तो ये बनाता है ऑक्साइड्स किसका, नाइट्रोजन का। या तो वो NO बन जाएगा, या तो NO2 बन जाएगा, या तो N2O बन जाएगा, ये सब में से कुछ चीज बन जाएगा। तो इसका आंसर आप क्या लिखोगे, बिकॉज नाइट्रिक एसिड इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, आप लिखते चलो, बिकॉज नाइट्रिक एसिड इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट which oxidizes hydrogen gas which is formed during the reaction and convert hydrogen gas into the water, ठीक है। तो एज ए रिजल्ट आपको हाइड्रोजन गैस ना मिलकर क्या मिलता है, वाटर मिलता है। क्लियर है ये चीज, ठीक है। चलिए आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन क्या है, जिंक ऑक्साइड इज कंसिडर्ड एज अ एम्फोट्रिक ऑक्साइड। अभी हमने पिछले स्लाइड्स में हमने बताया कि ऑक्सीडाइजिंग एम्फोट्रिक ऑक्साइड्स का मतलब क्या होता है। क्वेश्चन है जिंक ऑक्साइड इज कंसिडर्ड एज एन एम्फोट्रिक ऑक्साइड, तो एम्फोट्रिक ऑक्साइड का मतलब जो एसिड के जैसा भी बिहेव कर सकता है, प्लस में बेस के जैसा भी बिहेव कर सकता है, बताया हमने। यानी कि ये एसिड के साथ भी रिएक्शन करेगा और बेस के साथ भी रिएक्शन करेगा, तो क्या हो जाएगा देखो तो, जब ये जिंक है इसका ऑक्साइड हमने डाला HCl, जब ये जिंक है उसका ऑक्साइड और हमने डाला NaOH, ठीक है, ये है एसिड। तो जब जिंक ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है, यानी कि वो खुद कैसा बिहेव करेगा, बेस के जैसा। ये NaOH है बेस, यानी कि जब जिंक ऑक्साइड बेस के साथ में रिएक्शन कर रहा है तब इसका खुद का नेचर होगा एसिडिक नेचर, और ये रिएक्शन होता है, और ये रिएक्शन होता है, और रिएक्शन होगा तो फिर कुछ ना कुछ तो प्रोडक्ट बनेगा, और वो प्रोडक्ट बनता है ZnCl2, ZnCl2 प्लस में हाइड्रोजन गैस, नहीं प्लस में H2O, ठीक है। न्यूट्रेशन रिएक्शन बेसिकली होगा, ये क्या है, बेस है, ये क्या है, एसिड, और एसिड बेस के बीच में न्यूट्रेशन रिएक्शन, और ये बना आपका सॉल्ट, और ये बना वाटर, ठीक है। यानी कि बेस के जैसा बिहेव कर दिया, और यहां पे जब इस बेस के साथ में रिएक्शन करेगा ZnO, तब क्या बनेगा, Na2ZnO2 प्लस में H2O। ये हालांकि सिंपल सॉल्ट नहीं है, बट इसको सॉल्ट हम बोलेंगे, और इस सॉल्ट का क्या नाम होगा, तो सॉल्ट का नाम होगा सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट। क्यों, अब ZnO ने एसिड के जैसा बिहेव किया और बेस के जैसा बिहेव किया, तो जो ऑक्साइड एसिड के जैसा बिहेव करे और बेस के जैसा बिहेव करे तो उसको हम लोग बोलते हैं एम्फोट्रिक ऑक्साइड। तो आप इसका आंसर क्या लिखोगे, जिंक ऑक्साइड इज कंसिडर्ड एज एन एम्फोट्रिक ऑक्साइड बिकॉज जिंक ऑक्साइड कैन रिएक्ट विथ एसिड एज वेल एज बेस, विच शोज दैट ZnO यानी जिंक ऑक्साइड हैव एसिडिक नेचर एज वेल एज बेसिक नेचर। आप ये स्टेटमेंट लिखोगे और उसके बाद में ये दोनों इक्वेशन को लिख दोगे, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा फॉर द गिवन क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। क्या है थर्ड क्वेश्चन है मेटल कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए क्या होना चाहिए, फ्री इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, फ्री इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो मेटल के पास में फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, जो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। मेटल के सराउंडिंग आउटर मोस्ट सेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन का संख्या या तो 1 या तो 2 या तो 3 होता है। तो ये 1 2 3 ये जो इलेक्ट्रॉन्स है यही क्या रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मेटल को कंडक्टर बनाने में, ठीक है। तो आपका जवाब होना चाहिए कि मेटल
can conduct electricity because metal atom have free electrons. ठीक है, free electrons, and due to motion of those free electrons charge moves, and because of the motion of the charge electricity यानी current produces. ठीक है, आप इसका आंसर ये लिखोगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, राइट इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कैल्शियम, एटॉमिक नंबर है 20 एंड ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर है 8। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिखना है, सबसे पहला क्वेश्चन है ए, किसका लिखना है, कैल्शियम का। ठीक है, कैल्शियम का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिखना है तो ये क्या हो जाएगा 2 8 8 और 2, यही तो होता है 2 8 8 एंड 2। अब ये जो है कैल्शियम और एक ऑक्सीजन भी तो है ना, देखो तो ऑक्सीजन 2,6, क्यों, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर है 20 और इसका एटॉमिक नंबर है 8। तो हमने कॉन्फ़िगरेशन कर दिया और देखो तो कैल्शियम को ये दोनों इलेक्ट्रॉन लूज करना है, लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, ताकि वो आर्गन का जैसा स्टेबल हो सके, और यहां पे ऑक्सीजन 6 में अपना 2 इलेक्ट्रॉन को ये क्या कर लेगा, गेन कर लेगा, गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, ताकि वो नियोन के जैसा स्टेबल हो सके। ठीक है, तो एक कैल्शियम एटम को 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करना है, एक ऑक्सीजन एटम को 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करना है, तो आपस में समझ लेगा और समझेगा कैसे। देखो तो ये हुआ कैल्शियम और ये हुआ ऑक्सीजन, कितना एटम कितने इलेक्ट्रॉन को लॉस करना है, तो कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। ये क्रॉस से हमने बनाया, चलो डॉट स्ट्रक्चर पूछ रहा है तो डॉट से बना देते हैं इलेक्ट्रॉन को, ये एक डॉट ये दूसरा डॉट, ये रिप्रेजेंट कर रहा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन को कैल्शियम के। ठीक है, अब ये क्या होगा, ये दोनों ही अच्छा इसके पास में ऑलरेडी 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन में ऑक्सीजन के पास, तो ये क्या होगा, ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन यहां चला जाएगा और ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां चला जाएगा, जिसके कारण से इसने 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया तो ये बनेगा Ca2+, इसने 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया, यहां पर आ गया ना, क्रॉस से दर्शा रहे, तो ये बन गया O2-, और ये दोनों मिलकर क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, क्योंकि इसका भी वैलेंसी 2 इसका भी वैलेंसी 2। कैसे बना देखो तो, थोड़ा क्रिस क्रॉस मेथड आना चाहिए आपको। कैल्शियम और ऑक्सीजन, इसका वैलेंसी 2 इसका वैलेंसी 2, सेम वैलेंसी है तो कट जाता है, और यहां पर बचा 1 यहां पर बचा 1, ये 1 इधर गया और ये 1 इधर गया, तो क्या बना Ca1O1, तो 1 होता है तो नहीं लिखते हैं, तो ये बन गया CaO। तो कंपाउंड यहां पर क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड, और उसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ये रहा, सिर्फ इतना। ठीक है, वो तो फर्दर हम बना दिए कि कैसे वो ऑक्साइड रिएक्शन करके आपस में क्या फॉर्मूला बनाएगा, इसका क्या नाम हुआ, कैल्शियम ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं कि शो द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यही है। ठीक है, यही वाला है, कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ ऐसे, और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैल्शियम और ऑक्सीजन का ऐसे हो गया। ठीक है, कैल्शियम का देखना चाहो तो देख लो ऐसे, Ca, थोड़ा सा अलग बनाते हैं, देखो कैल्शियम, ये कैल्शियम एटम है, पहला इसके पहले सेल में अगर हम बोल रहे कि ये पहला सेल है, गोला पहला है, ठीक है ना, फर्स्ट ऑर्बिट है, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 2 8 8 2, तो पहला में 2 है, दूसरा में कितना होगा जी 8, इसमें कितना होगा 8, इसमें कितना होगा 2, तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर दर्शा दो। कैल्शियम का क्या होता है 2 8 8 और 2, ये कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये किसमें है K में, ये किसमें है L में, ये M सेल और ये N सेल, तो यहां पर K है ये सेल, L M और N। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को दर्शा रहे हैं, कैल्शियम K में कितना है 2, इसके बाद इसमें 8 होगा, सेम चीज यहां पर भी होगा, 1 2 3 4 5 6 7 एंड दिस वन इज 8।
M में भी 8 हो गया और लास्ट बचा हमारे पास 2। चाहो तो इसको कुछ दूसरा कलर से दर्शा देते हैं। देखिए ये क्या हो गया, K सेल, L सेल, M सेल और N सेल। सो दिस इज द डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कैल्शियम। सिमिलरली अगर हमको ऑक्सीजन का दर्शाना है तो ऑक्सीजन का होता है 8 एंड ये हो जाएगा 2,6। K सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, L सेल में 6 इलेक्ट्रॉन। तो इसका क्या होगा, देखो ऑक्सीजन पहला सेल, K और ये दूसरा हो गया L, ठीक है। ये है K और ये है L। इसका इलेक्ट्रॉन इसमें 2 और इसमें 6। ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है कैल्शियम और ऑक्सीजन का। क्या बोल रहा था, यहां पर फॉर्मेशन करना है बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो होगा क्या कि यही वाला इलेक्ट्रॉन, मतलब ऐसे यहां से ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऐसे है ना, इस इलेक्ट्रॉन को थोड़ा हम ऐसे बनाते हैं। ये वाला इलेक्ट्रॉन है ना, उधर हम बना रहे हैं ना, यहां पे दोनों इलेक्ट्रॉन बना दिए और ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन ये इस वाले सेल में चला जाएगा, इस वाले सेल में चला जाएगा ताकि L सेल में ऑक्सीजन का 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गया। लेकिन पहला जो क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन ए क्वेश्चन, उसका सिर्फ आंसर ये दोनों होगा। ये बीच में एरो नहीं बनाना, ये दोनों सिर्फ गोला बना देना, ठीक है। एनीवे क्वेश्चन 3 देखते हैं। नेम द आयंस प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड। तो कंपाउंड क्या बना है, कैल्शियम ऑक्साइड। तो इसमें आयन क्या है, कैल्शियम का आयन विच इज Ca2+ और ऑक्सीजन का आयन विच इज 2O2O-, ठीक है, सॉरी O2-। तो कैल्शियम आयन एंड ऑक्सीजन आयन। नेम द आयंस प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड, कैल्शियम एंड ऑक्सीजन आयन। चौथा, लिस्ट 4 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस कंपाउंड। ये कंपाउंड कैसा बना है, ये कंपाउंड बना है ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये बना आयनिक कंपाउंड। ये कैसा कंपाउंड है बाबू, ये है आयोनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड का मतलब जो आयन से मिलकर बना है, विच इज फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इसमें आयंस कौन कौन सा है अगर पूछ रहा है तो इसको आप बोल सकते हो कि ये है केटायन विच इज कैल्शियम का आयन, और ये है एनायन विच इज ऑक्सीजन का आयन O2-, ठीक है। 4 कैरेक्टरिस्टिक्स बताना हमको ना। 4 कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या हो गया, देखो सबसे पहला क्या होगा कि सबसे पहला क्या हो जाएगा कि गुड कंडक्टर इन मोल्टेन और एक्वस फॉर्म। आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, मोल्टेन स्टेट में या फिर एक्वस फॉर्म में क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते। सॉरी, कंडक्टर यहां पर मिस हो गया। फिर इनमें क्या होता है, हाईली अट्रैक्टिव फोर्स होता है। फिर हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। नेक्स्ट, इनमें ये केटायंस एंड एनायंस के मिलने से बनते हैं। केटायंस एंड एनायंस के मिलने से बनता है। तो ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स है किसका, आयनिक कंपाउंड का, मतलब CaO का, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका पूरा, चारों क्वेश्चन, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन में है व्हाई डू आयनिक कंपाउंड्स इन द सॉलिड स्टेट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अभी हमने आपको बताया, देखो गुड कंडक्टर, आयनिक कंपाउंड्स गुड कंडक्टर इन मॉल्टन एंड एक्वस फॉर्म ओनली, नॉट इन सॉलिड फॉर्म। क्यों, क्योंकि एक्वस फॉर्म होने के लिए, एक्वस फॉर्म में जब रहेगा तो उसके पास फ्री आयंस होगा। जैसे NaCl है, एक आयनिक कंपाउंड है। जैसे हमने इसको पानी में घोला तो ये बट गया Na+ में और Cl- में। अब ये दोनों आयंस अवेलेबल है, ये दोनों आयंस अवेलेबल है, जिसके कारण से
NaCl का सॉल्यूशन हो जाएगा गुड कंडक्टर। लेकिन अगर NaCl सॉलिड के फॉर्म में है तो उसमें से कोई आयन फ्री नहीं है, तो आप क्या लिखोगे, बिकॉज इन आयनिक कंपाउंड इन सॉलिड फॉर्म दे डू नॉट हैव फ्री आयंस which is mobile ions, so due to that solid ionic compound do not conduct electricity। ठीक है, ये स्टेटमेंट आप लिख दोगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में है व्हाट हैपेंस एट द कैथोड व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। ठीक है, यानी कि NaCl का एक्वस सॉल्यूशन है। देखो, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl को एक और नाम से जानते हैं, क्या नाम से जानते हैं बोलो? ठीक है, सही बोले, क्या बोलते हैं उसको? ब्राइन सॉल्यूशन। तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, और यहां से हम क्या करा रहे हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस यानी करंट पास करा रहे हैं, जिसके कारण से यहां पर बनता है NaOH प्लस में Cl2 गैस प्लस में H2 गैस। अब ये जो Cl2 गैस है यानी कि Cl माइनस नेगेटिव नेचर का है, तो ऑब्वियसली ये पॉजिटिव वाले इलेक्ट्रोड की ओर अट्रैक्ट होगा, और पॉजिटिव वाला इलेक्ट्रोड होता है कैथोड। ठीक है, और H2 यानी H प्लस, ये प्लस वाला किधर की ओर जाएगा? सॉरी, उल्टा हो गया थोड़ा सा यहां पे, देखो Cl माइनस है, ये माइनस है तो किसकी ओर जाएगा? प्लस वाले कैथोड की ओर, और प्लस वाला कैथोड क्या होता है? एनोड। ठीक है, और यहां पे ये H प्लस है, और H प्लस किधर की ओर जाएगा? नेगेटिव वाले इलेक्ट्रोड की ओर, विच इज कॉल्ड कैथोड। देखो यहां पर थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, ऐसा इसलिए क्योंकि आप लोग को 9-10 तक बस इतना ही पढ़ना है कि जो इलेक्ट्रोड बैटरी के प्लस से कनेक्टेड होता है उस इलेक्ट्रोड को बोलते हैं एनोड, और जो इलेक्ट्रोड बैटरी के नेगेटिव से कनेक्टेड होता है उसको बोलते हैं कैथोड। ठीक है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। होता क्या है एक्चुअली कि जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं एनोड, और जिस इलेक्ट्रोड पर होता है रिडक्शन उसको हम लोग बोलते हैं कैथोड। ठीक है, बट फिलहाल के लिए आप जानो कि एनोड का मतलब जो कि पॉजिटिव से जुड़ा है, और कैथोड का मतलब जो कि नेगेटिव से जुड़ा है। तो हमसे पूछ रहा है कि कैथोड पर क्या होगा? कैथोड पर क्या होगा जब ऐसा कुछ रिएक्शन कराएंगे? तो कैथोड पर हमको देखने को मिल रहा है कि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा। तो आप इसको लिख लोगे और ये रिएक्शन भी लिखोगे। ठीक है, क्या लिखोगे कि व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड एट कैथोड हाइड्रोजन गैस विल इवॉल्व और रिलीज। ठीक है, हाइड्रोजन गैस क्या होगा? वहां से रिलीज होगा। इस रिएक्शन को एक नाम से जानते हैं, जरा बता दीजिए। क्लोर अल्कली प्रोसेस। ठीक है, और कॉस्टिक सोडा यानी NaOH बनाने में, प्रिपेयर करने में हम इसका यूज करते हैं। NaOH को क्या बोलते हैं? कास्टिक सोडा कॉमन नेम है, बाकी तो इसका नाम आप जानते हो सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है ना, तो ये दोनों क्वेश्चन का आंसर आप कर लोगे, हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, 5 क्वेश्चन दिया है। पहला क्या है? डिफाइंड कोरोजन। हम कोरोजन यहां पर लिख नहीं रहे हैं, हम बोल रहे हैं, आप लिख लोगे। ठीक है, कोरोजन का मतलब जनरली क्या होता है कि जब कोई मेटल ऑक्सीजन या फिर एयर के प्रेजेंस में आता है, एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आता है, तो एटमॉस्फेयर में बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट हैं जो मेटल के लिए सही बेनिफिशियल नहीं है, जैसे वाटर, CO2, वाटर यानी मॉइस्चर, CO2, ऑक्सीजन, ये सब क्या करते हैं? एटमॉस्फेयर के कंपोनेंट्स हैं, बहुत सारे एसिड्स भी हैं, वो मेटल के साथ में रिएक्शन करते हैं, जिसके कारण से धीरे धीरे मेटल का लेयर बाय लेयर वो क्या होता है? डिग्रेड होना स्टार्ट होता है, डिस्ट्रक्ट होना स्टार्ट होता है। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कोरोजन, यानी इसको स्टेटमेंट बोलते हैं। कोरोजन का मतलब क्या होता है? लिखो, इट इज अ स्लो डिस्ट्रक्शन ऑफ द मेटल्स व्हेन they comes in contact with the atmosphere and reacts with the atmospheric components like oxygen, moisture, CO2, acids, etc. ठीक है, लिख लिए, कोरोजन हो गया। कोरोजन में आप 1-2 एग्जाम्पल लिखोगे साथ साथ में, ताकि आपका नंबर अच्छा आ सके, एग्जामिनर इंप्रेस हो सके। तो मोस्ट कॉमन
कोरोजन के लिए एग्जाम्पल जो दिया जाता है वो आयरन का कोरोजन, ठीक है। और आयरन का कोरोजन यानी कि ये रहा आयरन Fe प्लस में ऑक्सीजन प्लस में X मॉलिक्यूल ऑफ H2O। X मॉलिक्यूल ऑफ H2O का मतलब यह हुआ कि एटमॉस्फेयर में नमी मॉइस्चर तो एक समान रहता नहीं है। एक समान जब रहता नहीं है तो वाटर मॉलिक्यूल एक समान रहेगा क्या? नहीं, वो वेरिएबल होगा। तो वेरिएबल होगा तो हमने लगाया X, ठीक है। ये दोनों चीज जब मिलेगा तो बनेगा Fe2O3.XH2O, मतलब ये हुआ हाइड्रेटेड फेरस ऑक्साइड, और इसी को हम लोग बोलते हैं रस्ट, जो कि ब्राउन कलर का होता है। ये ऑक्सीजन और वाटर कहां से आया? ये आया एटमॉस्फेयर से, और ये है आपका मेटल, तो ये कॉमन है, ठीक है। ये रस्ट का फॉर्मूला Fe2O3 फेरस ऑक्साइड, क्या नाम है इसका? फेरस ऑक्साइड। ये कैसा कलर का होता है? रेडिश ब्राउन। कैसा होता है? रेडिश ब्राउन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज कोरोजन ऑफ आयरन कॉल्ड? रस्टिंग। क्या बोलते हैं इसको? रस्टिंग, बिकॉज ड्यूरिंग द कोरोजन ऑफ आयरन रस्ट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, एज ए रिजल्ट दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रस्टिंग, ठीक है। ए हो गया, बी हो गया। सी में देखते हैं, हाउ विल यू रिकॉग्नाइज कोरोजन ऑफ सिल्वर? सिल्वर में भी कोरोजन होता है। सिल्वर हालांकि क्या होता है? एक इनएक्टिव मेटल होता है, बट फिर भी कोरोजन में होता है सिल्वर में। देखो सबसे पहले क्या होता है, Ag जो है ये Ag ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके Ag2O बना लेता है, ठीक है। अब जब ये Ag2O है ये रिएक्ट करता है हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ, और हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ जब रिएक्शन करता है तो ये बनता है Ag2S प्लस में H2O। अब हमसे बोल रहा है कि कैसे रिकॉग्नाइज करोगे, कैसे जानोगे? तो जानेंगे कैसे कि ये जैसे ही सिल्वर के ऊपर में सल्फाइड का लेयर आया, सिल्वर के ऊपर में ब्लैक डिपोजिशन हो गया, ब्लैक लेयर उस पर क्या आ गया? चढ़ गया, और इसको हम लोग बोलते हैं टार्निशिंग ऑफ सिल्वर, या फिर टार्निश्ड सिल्वर। सिल्वर का जो चमक होगा वो क्या होगा? डाउन हो जाएगा, और उसके ऊपर में ब्लैक कलर का एक लेयर चढ़ जाएगा। तो जैसे ही सिल्वर के ऊपर में ब्लैक लेयर चढ़ा, हम समझ गए कि उसके साथ क्या हो गया? कौन सा कांड हो गया? वो हो गया कोरोजन, ठीक है। वो क्या हो गया? कोरोजन। चलिए आगे बढ़ते हैं। Why corrosion of iron is a serious problem? Yes, it's a very big problem. आप समझो कि मोस्ट ऑफ द आर्टिकल्स या फिर मोस्ट ऑफ द कंपोनेंट जो पूरे वर्ल्ड में फैले हुए हैं वो मोस्टली मेटल आयरन से ही तो बने हुए हैं। अब कॉपर का बहुत सारा नहीं बना है, सिल्वर का नहीं बना है, गोल्ड का नहीं बना है, बिकॉज दे आर वेरी कॉस्टली, ठीक है। एनीवे आयरन का बना हुआ है मोस्टली चीज। तो आयरन का जब रिएक्शन होगा तो मोस्टली चीजों का क्या होगा? धीरे धीरे डिग्रेडेशन स्टार्ट होगा, धीरे धीरे वो डिस्ट्रक्ट होना स्टार्ट होगा, ठीक है, जिसके कारण से बहुत सारा लॉस चला जाएगा, ठीक है। अब सोचो ना, जैसे इंडिया में ट्रेन्स पूरा आयरन से बना हुआ है, अब आयरन का कोरोजन हो जाए तो पता चले कि चलते चलते ट्रेन फुस हो गया, टूट गया, ठीक है। क्या करता है कोरोजन? आयरन में जब रस्टिंग लगेगा तो उसके स्ट्रेंथ को डिक्रीज कर देता है, स्ट्रेंथ को डाउन कर देता है, कमजोर बना देता है, ठीक है। अब कमजोर वाले चीज को लेकर आप कुछ भी मेटल के आर्टिकल्स बनाओगे तो वो क्या होगा? क्या उतना यूजफुल इंपैक्ट प्रोड्यूस करेगा जितना कि नॉर्मल मेटल करेगा? नहीं। तो इस तरह से आप कुछ 2-4 पॉइंट और ऐड करके आप इस प्रॉब्लम को, इस क्वेश्चन को डील कर सकते हो, ठीक है। आते हैं ई नंबर वाले क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्या है? हाउ कैन वी प्रिवेंट कोरोजन ऑन आयरन, और यहां पर कर दिया ऑन आयरन या फिर ऑफ आयरन, ठीक है। तो आयरन के कोरोजन को कैसे रोका जा सकता है? अभी हमने बताया कि बहुत सीरियस प्रॉब्लम है, डी वाले क्वेश्चन में कैसे रोका जा सकता है। तो हम हो क्या रहा है समझो, जैसे इसको थोड़ा सा चलो इसमें ऐड कर लेते हैं। हो क्या रहा है? देखो आयरन, ये आयरन जब आ रहा है एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में, ये एटमॉस्फेयर डायरेक्ट टच में है एक दूसरे से एयर के थ्रू, तो ही तो हो रहा है ना। अब हम क्या कर सकते हैं? इन दोनों के बीच कांटेक्ट को खत्म कर दे तो नहीं हो पाएगा, रस्टिंग नहीं हो पाएगा। तो क्या कर सकते हैं? क्या हम पूरा एटमॉस्फेयर को कवर कर सकते हैं क्या? नहीं।
बट आयरन को कवर कर सकते हैं। तो हम आयरन को कवर करेंगे ताकि ये एटमॉस्फेयर का जो कंपोनेंट है इसको ना जा सके। तो हम करेंगे क्या, आयरन के चारों ओर एक लेयर लगा देंगे। ठीक है, क्या लगा देंगे, आयरन के चारों ओर लेयर लगा देंगे। वो वैसा लेयर होना चाहिए जिस लेयर को पेनिट्रेट करके, उसको भेद के ऑक्सीजन, CO2, वाटर, मॉइस्चर एटमॉस्फेयर से उसमें आयरन के अंदर ना जा सके। और ये लेयर हो सकता है, कैसे बन सकता है, तो बाई पेंटिंग, ऑयलिंग, ठीक है, ग्रीसिंग, गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन में क्या होगा, आयरन के ऊपर में जिंक का लेयर लगा देंगे, उसके ऊपर क्या कर देंगे, जिंक का लेयर लगा देंगे। और क्या हम अलग तरीका कर सकते हैं, एक तो लेयर कर लिए, यानी कि आयरन के स्ट्रेंथ को नहीं बढ़ाए, बस आयरन को छुपा के रख दिए। जैसे एक बात बताओ, मान लिया जाए मूवी में एक हीरो है, हीरो के 50 दुश्मन है। ठीक है, मूवी में एक हीरो है, हीरो के 50 दुश्मन है, और वो सारे दुश्मन एक एक करके उस पर अटैक कर रहे हैं। तो हीरो को दो तरीका से बचाया जा सकता है। एक तरीका ये कि हीरो के चारों तरफ हजारों प्रोटेक्शन गार्ड या फिर प्रोटेक्टिंग गार्ड आप लगा दीजिए। वो प्रोटेक्टिंग गार्ड क्या होंगे, उसके साथ में लड़ते रहेंगे और हीरो क्या रहेगा, सेफ रहेगा। यानी हीरो पहले भी कमजोर था, अभी भी कमजोर है, लेकिन अभी बचा हुआ है। क्यों, क्योंकि गार्ड्स की वजह से। अगर गार्ड्स नहीं रहा तो वो क्या हो जाएगा, मर जाएगा। पहला तो ये, हम चारों तरफ उसको बाउंड्री लगा दिए। दूसरा ये कि हम हीरो के स्ट्रेंथ को बढ़ा दे, उसको मार्शल आर्ट बहुत सारा चीज खिला पिला दे, सिखा दे, तब तो वो क्या कर लेगा, बिना गार्ड्स के वो खुद ही लड़ सकता है ना अपने दुश्मनों से। तो अब दूसरा जो तरीका है, हम आयरन के स्ट्रेंथ को बढ़ाने जा रहे हैं। आयरन के स्ट्रेंथ को कैसे बढ़ाया जा सकता है, तो आयरन के स्ट्रेंथ को बढ़ाया जा सकता है बाई एलॉइंग। एलॉय बना दो। एलॉय बनाने का मतलब होता है कि आयरन के साथ में कुछ मेटल्स को साथ में मिला दो और साथ में मिलाकर क्या कर दो, उसके स्ट्रेंथ को बढ़ा दो। एलॉय जब बन जाएगा तो उसका इंटरनल स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, उस रस्ट को रेसिस्ट करने का, इन सब के साथ में रिएक्शन करने के रेसिस्टेंस पावर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो मतलब क्या क्या तरीका है जिससे हम रस्टिंग ऑफ आयरन को रोक सकते हैं, तो वो तरीका है पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीसिंग, गैल्वेनाइजेशन, ठीक है, एलॉइंग। और भी एक दो मेथड है, बट आप इतना मेथड लिख दोगे हो जाएगा काम। आप चाहो तो, आपके पास समय है और ये 5-6 नंबर का अगर क्वेश्चन है तो आप इसको 2-2 लाइन एक्सप्लेन भी कर सकते हो। ठीक है, 2-2 लाइन आप एक्सप्लेन कर दो, आसानी से हो जाएगा। और कम से कम आप चाहो तो बाकी पहला 3 पेंटिंग, ऑयलिंग एंड ग्रीसिंग को ना भी करो तो गैल्वेनाइजेशन और ऑयलिंग, एलॉइंग, ये दोनों को जरूर करना। क्या करोगे, गैल्वेनाइजेशन का एक्सप्लेनेशन वो हो जाएगा लेयरिंग ऑफ जिंक ओवर द आयरन। यहां पर क्या हो जाएगा, मिक्सिंग ऑफ अदर मेटल विद द आयरन, सॉल्यूशन बना देना है। ठीक है, तो ये आंसर रहा पूरा 5 क्वेश्चन का। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अब हमारे पास क्वेश्चन है, ड्रॉ ए लेवल डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। रिफाइनिंग का यहां पर बात हो रहा है, किसका, कॉपर। रिफाइनिंग का मतलब होता है कि इम्प्योर को प्योर में कन्वर्ट करना। आपको पता है कि जब मेटल को उसके ओर से निकाला जाता है और फर्दर प्रोसेस किया जाता है, इवन दो वो क्या होता है, उसमें इंप्यूरिटीज मिले हुए होते हैं, तो लास्ट बिफोर हमको प्योर फॉर्म में यूज करने से पहले उसको क्या करना पड़ता है, रिफाइनिंग करना पड़ता है। रिफाइनिंग के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं, उसमें एक मेथड है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में कैसे करते हैं समझिए। हम क्या करते हैं, जो हमारे पास में इम्प्योर कॉपर है, जैसे अब यहां पर कॉपर का करना है, तो इम्प्योर कॉपर जो हमने ओर से निकाला, उसको, उस मेटल को, उस ओर को, उस इम्प्योर को हमने कनेक्ट कर दिया किससे, प्लस ऑफ द बैटरी, प्लस टर्मिनल ऑफ द बैटरी, यानी कि उसको हमने बना दिया एनोड, यानी कि इम्प्योर मेटल को हमने बनाया एनोड। और जो मेटल है सेम मेटल को प्योर में लेंगे अलग से, यानी कि प्योर मेटल यानी कॉपर लेंगे और उसको बना देंगे हम लोग कैथोड। और जो मेटल है उसी का सल्फेट सॉल्यूशन या फिर क्लोराइड सॉल्यूशन, उसका सॉल्ट सॉल्यूशन, सेम मेटल का सॉल्ट सॉल्यूशन
हम लोग लेते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स के फॉर्म में। यहां पर कॉपर है तो हमने लिया कॉपर सल्फेट। ये पूरा समझ में आया। आप क्या करोगे, इम्प्योर कॉपर को बनाओगे एज अ एनोड। कैसे बनाते हैं, तो उसको प्लस टर्मिनल ऑफ द बैटरी से जोड़ देंगे, और प्योर कॉपर को हम बना देंगे कैथोड। कैसे, तो कैथोड को उसको यानी कि प्योर कॉपर को नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से जोड़ देंगे। ठीक है, बन गया कैथोड एनोड। और बीच में कांटेक्ट जोड़ने के लिए इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन डालेंगे, और सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ सेम मेटल। तो कॉपर है तो कॉपर का सॉल्ट सॉल्यूशन हमने ले लिया। अब जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास होगा, ये देखो CuSO4 का डिसोसिएशन होगा, और ये डिसोसिएट करके Cu2 प्लस आयन बनेगा और SO4 2 माइनस बनेगा। ठीक है, अब प्लस माइनस चार्ज है, इलेक्ट्रिसिटी भी हो रहा है, तो जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा है तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन भी फ्लो हो रहा होगा। ठीक है, और आप जानते हो कि एट एनोड क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। एट एनोड पर कौन सा प्रोसेस होता है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर कौन सा प्रोसेस होगा, देखो यहां पर इलेक्ट्रॉन का लॉस कौन करेगा, यहां पे होगा, और वो होगा कॉपर जो यहां पर डिपॉजिटेड है। ये कॉपर जो है, ये कॉपर में से 2 इलेक्ट्रॉन माइनस होगा, लॉस होगा, और बन जाएगा Cu2 प्लस। ठीक है, और ये Cu2 प्लस बन के कहां चल जाएगा, एक्वस फॉर्म में। यानी कि यहां पर तो है कॉपर, जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन को दिया और वो दोनों इलेक्ट्रॉन इस वायर से होते हुए इधर आ गए कैथोड पे, और ये Cu से बन गया Cu2 प्लस। ठीक है, बात समझ में आया। अब ये Cu2 प्लस है, अब ये Cu2 प्लस कहां जाएगा, ये प्लस चार्ज है तो नेगेटिव की ओर जाएगा, और ये नेगेटिव की ओर जाएगा यानी कि इस पर अट्रैक्ट होगा। और जैसे ही सॉल्यूशन में से Cu2 प्लस कैथोड पर गया और ऊपर से वायर से क्या आ रहा है, इलेक्ट्रॉन आ रहा है। यहां पर क्या आ रहा है बाबू, इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो आपको पता है फिर एनोड कैथोड पर क्या होगा, कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और कैसा गेन होगा, कैसे गेन होगा, देखो यहां से सॉल्यूशन से उस पर आया Cu2 प्लस, और ऊपर से आया 2 इलेक्ट्रॉन, और ये बन गया कॉपर का सॉलिड फॉर्म। यानी कि यहां से यहां आकर यहां पर कॉपर क्या हो गया, डिपॉजिट हो गया। तो ये पूरा प्रोसेस ऐसे चलता रहेगा। ये दोनों प्रोसेस होता है कैथोड एनोड पर, ये पूरा प्रोसेस चलता रहेगा। एनोड से Cu कहां जाएगा, Cu2 फॉर्म में चेंज होगा, 2 प्लस में चेंज होगा, और वो जाएगा कहां पे, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में, और इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन से ट्रांसफर होकर चल जाएगा कैथोड की ओर, क्योंकि ये प्लस है तो नेगेटिव की ओर उसकी ओर अट्रैक्ट होगा। और जैसे ही Cu2 प्लस गया उसके साथ हो जाएगा रिडक्शन, और रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और बन जाएगा Cu2 प्लस से Cu। तो धीरे धीरे सारा एटम कॉपर का निकलकर पानी में जाएगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में जाएगा, और वो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन चला जाएगा कहां पे, कैथोड पे। तो आपको क्या देखने को मिलेगा, आफ्टर सम टाइम धीरे धीरे ये एनोड का जो थिकनेस है वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे डिक्रीज होता जाएगा, और कैथोड का थिकनेस बढ़ता जाएगा। ठीक है, और यहां पर आपको प्योर कॉपर मिलता जाएगा। यहां पर क्या होगा, प्योर कॉपर मिलता जाएगा। और जो इसमें इंप्यूरिटीज होगा, इंप्यूरिटीज या तो इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में घुल जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा, या तो मड के रूप में नीचे बैठ जाएगा। कहां पे बैठेगा, तो एनोड के नीचे, और एनोड के नीचे बैठा हुआ है इसीलिए इसका नाम है एनोड मड। ठीक है, तो इस तरह से हमने कैथोड पे प्योर कॉपर को ऑब्टेन कर लिया, और इसको बोलते हैं हम लोग रिफाइनिंग। इलेक्ट्रिसिटी की मदद से कर रहे हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। रिफाइनिंग का मतलब होता है कि सेपरेशन ऑफ इंप्यूरिटीज फ्रॉम द कंपाउंड। तो हमने इंप्यूरिटीज को अलग कर दिया और प्योर कंपाउंड्स अलग हो गया। ठीक है, बात समझ में आया, ओके।